लास्ट टाइम बच्चों हमारा जो लेक्चर चल रहा था, उस लेक्चर में हमने अकाउस्टिक चैप्टर को डिस्कस किया था, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अकाउस्टिक चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा था, कंटिन्यू था, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड वाला, जिसमें हमने न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। और उसके बाद लैप्लास करेक्शन भी हमने किया था कि लैप्लास से उसने क्या करेक्शन की थी। ये सब हम उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों याद हो तो लास्ट में हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। एक तो वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ किया था, जिससे हमने रेशो का फॉर्मूला बनाया था v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाई t2। एक तो ये फॉर्मूला बनाया था। ये किससे बनाया था हमने? वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर से डायरेक्ट होता है, जिस वजह से ये आप फॉर्मूला बना सकते हो, एक पहला। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके मोलिकुलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुछ इस तरह से वेलोसिटी जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है किससे? अंडर रूट एम से, मोलिकुलर मास से क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। जिस वजह से बच्चों जो वेलोसिटी का रिलेशन का फॉर्मूला हमने बनाया था v1 अपॉन v2, तो रिलेशन का फॉर्मूला अगर मोलिकुलर मास के टर्म में बनाते हैं, जैसे अगर ये 1 था तो ये 1 है, तो बच्चों इन्वर्स रिलेशन की वजह से m1 ऊपर आता था तो और m2 क्या आता है? नीचे। ये बच्चों एक फॉर्मूला मैंने बनवाया था लास्ट क्लास में, यहाँ पे हमने क्लास खत्म की थी। अच्छा, इसके बाद अब जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं भाई, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे भाई कि पहली चीज़ तो ये मोलिकुलर मास का ये जो बच्चों रेशो वाला क्वेश्चन है, इसकी एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आता है इसका क्वेश्चन। एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आप ले लो भाई कि दो गैसेज है हमारे पास। जैसे कि पहली गैस लेता हूँ मैं हाइड्रोजन H2, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो क्या है? 2 ग्राम पर मोल। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों याद रखो, जो SI यूनिट है जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग? ग्राम पर मोल यूज़ नहीं करते। कौन सी यूज़ करते हैं? केजी पर मोल यूज़ करते हैं। सही है। तो केजी पर मोल में इसकी जो वैल्यू है वो बनेगी 0.002। वजह ये भाई, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ताकि वो किस में चला जाएगा? केजी पर मोल में चला जाएगा। लेकिन अच्छा, ये तो हमने चेंज करना सीख लिया। इसके अलावा दूसरी गैस जो मैं ले रहा हूँ वो O2 ले रहा हूँ, ऑक्सीजन। तो उसका बच्चों 32 होता है, और ग्राम पर मोल सेम बच्चों। फिर से SI यूनिट में अगर लिखना चाहोगे, SI यूनिट में अगर पुट करना है, तो आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 0.032 kg पर मोल। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में ये इस्तेमाल होती है केजी पर मोल वाली, लेकिन बच्चों मसला ये, जब आप रेशो निकाल रहे होगे, जैसे कि अभी एक जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपने रेशो निकालना है, तो बोल रहे हैं भाई आप निकालो रेशो हाइड्रोजन की गैस का, निकालो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये रेशो निकालना है। रेशो में बच्चों आपको पता है कि भाई यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाती है, तो आप ग्राम पर मोल में लिखोगे या केजी पर मोल में, तो फिर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी लिखो, वैल्यू पुट करनी है सिंपल आपने। अच्छा, हम जानते हैं फॉर्मूला भाई, जब वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ेंगे तो मोलिकुलर मास अंडर रूट में आएगा। ऊपर किसका आएगा बच्चों? ऊपर आएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि देखो इनवर्स रिलेशन है, ये इस वाले का ऊपर आएगा। ठीक है, पहली चीज। और H2 का आएगा मोलिकुलर मास नीचे इधर। पुट करते हैं वैल्यूज बच्चों। जब वैल्यूज हमने पुट की इसकी, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 32 ऑक्सीजन का, और नीचे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन का, जिसका आंसर आएगा अंडर रूट 16। और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का। तो रेशो जो आएगा वो आएगा 4 और 1। अब 4 और 1 रेशो बता क्या रहा है भाई? जो 4 है वो किसकी वैल्यू है? हाइड्रोजन की। सही है। और जो बच्चों 1 वैल्यू है वो किसकी आई है? ऑक्सीजन की। ये 4-1 रेशो बता क्या रहा है? 4-1 रेशो ये बता रहा है बच्चों हम लोगों को कि जो वेलोसिटी है इसकी, हाइड्रोजन की वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जो H है ना, उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम ग्रेटर है। 4 और 1 है ना रेशो, 4 टाइम ग्रेटर है इससे, देन दूसरी कौन सी थी? देन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन भाई सिंपल है। जो गैस हल्की होती है, जाहिर सी बात है, वो फिर तेज मूव भी करेगी। सही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सिंपल। तो ये मोलिकुलर मास के टर्म में हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया है। सही है, क्योंकि एयर में और भी गैसेज हो सकती हैं, तो उन टर्म में भी हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो एक और फॉर्मूला बच्चों हमने यहाँ पे बनाना है वेलोसिटी ऑफ साउंड का ही। एक और फॉर्मूला कैसे बनता है? मिसाल के तौर पर हमने अभी ऊपर रिलेशन पढ़ा बच्चों, वेलोसिटी का टेम्परेचर से कैसे रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, जिस वजह से फॉर्मूला बनता है T1 अपॉन T2।
ये बनता है फॉर्मूला, अभी ऊपर बनवाया फॉर्मूला, सही है। इस रिलेशन में ना हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, जैसे भाई मैं बोल रहा हूँ कि एक टेम्परेचर मैंने लिया 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बराबर होगा 273 केल्विन के, सही है, अगर हम पुट करेंगे तो। और जिस पे स्पीड कितनी होती है, हमने पढ़ा था 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड कितनी होती है बच्चों, 332 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड। हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये बात, तो सही है, पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इन ऊपर वाली हम लोग जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लोग बच्चों मान रहे हैं टेम्परेचर 2 के लिए, 2 वाली क्वांटिटीज मान रहे हैं। यानी ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, इनको हम मान लेंगे T2, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और वो 273 केल्विन भी है, सही है। और इस वेलोसिटी को हम मान लेंगे V2। क्या मानेंगे, V2। अब बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं हम ये कंडीशन, सही है। ये चीजें हमने अभी मान ली, फिलहाल फर्ज कर लिया। अब इसी के बाद हमने अगर बोले हमें से भाई कि किसी एक टेम्परेचर पे आप लोगों ने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाली जब हमने 2 के बराबर लिए, तो नीचे वालों को किसके बराबर लेंगे, 1 के बराबर लेंगे। ये वाले किसके बराबर क्वांटिटी होंगी, 1। ये टेम्परेचर कौन से 1 की जगह आएगा, और ये वेलोसिटी कौन सी आएगी, 1 वाले की जगह आएगी। तो देखो इनको पुट करते हैं ये पीछे वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट करने से मिलता क्या है, मैं देखना भाई, V1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, VT, सही है, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। और V2 की जगह हमने बच्चों वेलोसिटी कंसीडर की थी 332 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू अंडर रूट T1 की जगह बच्चों क्या लिखना है हम लोगों ने, टी के, यानी कि टेम्परेचर किसी भी कोई भी टेम्परेचर दे दे आपको, केल्विन में होना चाहिए, लेकिन वो सही है, अगर डिग्री सेल्सियस में दे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा T2 की जगह बच्चों हमने क्या कंसीडर किया है, 273 केल्विन। डायरेक्ट केल्विन में ही पुट करोगे आप, ये डिग्री सेल्सियस वाला नहीं लिखना, ठीक है। ये एक बच्चों फॉर्मूला बनता है, जिसको आप चेंज करोगे, 332 यहाँ हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों T/273। बच्चों ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आप फाइंड कर सकते हो। उस टेम्परेचर की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, लेकिन पुट करोगे डिग्री सेल्सियस से चेंज करके केल्विन में, ठीक है बच्चों। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों ने कहीं इसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैट्रिक के न्यू जो बुक आई है मैट्रिक की, उसमें भी बच्चों ये मौजूद है, सही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में, सही है बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड आप कहीं भी निकाल सकते हो, किसी भी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर की वैल्यू बस यहाँ पुट करोगे, लेकिन केल्विन में होनी चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में भी दे तो केल्विन में चेंज करोगे। अब बच्चों मसला सारा यहाँ पे क्या आता है, देखो अब इशू क्या है यहाँ पे, एक इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि मिसाल के तौर पे मैंने ये बोला, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसी इसी सवाल से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास भाई कि मेरा जो टेम्परेचर है वो है शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 332 मीटर पर सेकंड। मतलब 0 पे कितना है, 332 मीटर पर सेकंड। तो 0 पे बच्चों ये वाली वैल्यू 332 ही रहेगी हमेशा ज़्यादातर, ये दी हुई है, सही है, पहली चीज़। और फिर क्या बोल रहे हैं भाई कि आप वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी फाइंड करो कितने टेम्परेचर पे, वही बताएंगे आपको। टेम्परेचर पे आपने फाइंड करना है कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे फाइंड करना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। कोई मसला नहीं है, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूले में जब बच्चों मैं पुट करूंगा, VT है ना फॉर्मूला, वही वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, स्पीड एट एनी टेम्परेचर, सही है। फॉर्मूला क्या है, 332 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, भाई ऊपर हमने लिखना है कौन सा टेम्परेचर जो हमें गिवन है, ये रहा, ये वाला टेम्परेचर, ये कितना है 10। 10 को यानी प्लस करेंगे 273 से, फिर जाके आएगा, सही है। तो 273 से जब प्लस करेंगे 10 को क्या हो जाएगा, 283 हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है, 273। अब देखो बच्चों यहाँ तो मसला हो गया ना, डिवाइड कैसे करें, अंडर रूट कैसे करें, कैलकुलेटर थोड़ी ना लाओ हमें। तो बच्चों यहाँ तो फिर मसला हो जाएगा ज़्यादा आगे। तो इसी के लिए बच्चों एक शॉर्टकट बनाया जाता है, सेम यही फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके एक शॉर्टकट बनाया जाता है। वो शॉर्टकट बच्चों में बता देता हूँ यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं थंब रूल, जिसे नाम दिया गया है थंब रूल का। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बिना कैलकुलेटर के आप ये वाला फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, सेम स्पीड ऑफ साउंड को ही, सही है, एट एनी टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, फॉर्मूला लिखवाता हूँ, वही वो फॉर्मूला इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर का ये फॉर्मूला है सेम, 332 अपनी जगह रहेगा, और वो प्लस हो जाता है 0.61 से, साथ में आ जाएगा टेम्परेचर। क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में ही रख सकते हो भाई, सिंपल सिंपल, कोई इशू नहीं है उसमें भाई। नीचे ये जो केल्विन में था, इस वजह से आपको केल्विन में चेंज करना पड़ता था,
अब मसला यहाँ पे ये भाई देखो, अब यहाँ पे इतना इजी हो गया फॉर्मूला। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें, कितना था टेम्परेचर हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस था, इसमें पुट करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो टेम्परेचर जब इसमें हमने पुट किया 332 प्लस 0.61, टी की जगह क्या रख दिया हमने 10। जब 10 रखा तो 10 को प्लस करेंगे, जब 10 को प्लस करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 से, ये हो जाएगा 6.1, प्लस कर देंगे, इजी है बच्चों प्लस करना। तो 3 3 2 में 6 प्लस होंगे, कितना हो जाएगा 8 और 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपको बच्चा, ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड एट कौन सा टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये टेम्परेचर आ गया बच्चों। तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है उसके लिए, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऊपर वाला भी बनता है, मेन तो जनरल फॉर्मूला वही है, उसी से ही ये टर्म बनाई गई है, ये वैल्यू लेके बनाई गई है, सही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अलग कहीं से ले आए भाई। तो हर चीज़ बच्चों फिजिक्स में शॉर्टकट बनाया हुआ है हर चीज़ का तकरीबन। तो इससे आप लोग अगर ध्यान देंगे, अच्छे से याद करेंगे ट्रिक, तो फिर आसान होगा काम आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पे इस फॉर्मूले से आप लोग निकालोगे, सही है। अब आगे ईजी हो गया काम आप लोगों के लिए ये चीज़। तो अच्छा जी, एक और चीज़ बच्चों क्या डिस्कस करनी है साथ साथ हमें भाई, ऊपर अभी बच्चों हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड करती है इलास्टिसिटी और मीडियम की इलास्टिसिटी पे और उसकी डेंसिटी पे, दो चीज़ों पे करती है डिपेंड। तो इसी से बच्चों अगर आप रिलेशन निकालो कि वेलोसिटी का जो है डायरेक्ट रिलेशन है किससे, इलास्टिसिटी के साथ। यानी किसी भी मटेरियल की, किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा, ज़्यादा। सिंपल सिंपल है बात। अब ये बात बतानी क्या है, इससे क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं सर, बताएं तो सही, बता देते हैं अभी, देखो कोई मसला नहीं है बच्चों। आप लोग 9 में या मैट्रिक में ही पढ़ते हो ये चीज़ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा। किससे ज़्यादा होता है, लिक्विड से ज़्यादा होता है। फिर लिक्विड का स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, गैसेस से ज़्यादा होता है। वजह क्या है भाई, सॉलिड के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा उनमें बॉन्डिंग होती है तेज़, और लिक्विड के पार्टिकल में नहीं होती, और गैसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब इलास्टिसिटी इन सब में क्या क्या है, ये चीज़ आप डिस्कस करो अच्छे से। देखो भाई, हम जानते हैं, जाहिर सी बात है भाई, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फ्रीडम में है, तो इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम, यानी इनको डिफॉर्म करना आसान है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या बताया था, इजी टू डिफॉर्मेशन। अगर कोई बॉडी आसानी से डिफॉर्म हो जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम है, सही है। डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना कहलाता है इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाए, जिससे मतलब जैसे स्टील होता है ना, फ्लाईओवर होते हैं हमारे, फ्लाईओवर के ऊपर भाई, फ्लाईओवर के अंदर ना सरिये लगाए होते हैं, तो वो जो सरिये लगाए होते हैं इसलिए स्टील के होते हैं, ताकि लचक जो है अच्छी बनी रहे, इलास्टिसिटी अच्छी बनी रहे, वो टूटे ना आपस में। तो उसके अंदर जो बर्दाश्त है अपनी शेप को वापस बरकरार करने की, डिफॉर्मेशन यानी कि जो हमने फोर्स लगाई है उसकी शेप चेंज करने के लिए उसको वापस करना, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। वो गैसेस में बच्चों है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल को तो हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम लोग थोड़ा बहुत उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसमें है, सॉलिड में है सबसे ज़्यादा। जब इलास्टिसिटी सॉलिड में सबसे ज़्यादा है बच्चों, तो स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जाहिर सी बात है किसमें होगा भाई, सॉलिड में होगा, सिंपल। और सबसे कम कहाँ होगा, गैसेज में होगा। तो ये तीनों पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड बच्चों सॉलिड में कहाँ होता है, क्या होता है सबसे ज़्यादा, सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हाई होता है। वजह क्या है भाई, क्योंकि इलास्टिसिटी भी हाई है, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है सॉलिड के पार्टिकल्स की। इसी तरह से जो लिक्विड है उसमें जो इलास्टिसिटी है बच्चों वो क्या हो जाती है, नॉर्मल है, यानी कि इंटरमीडिएट भी लिख सकते हो, सही है। क्योंकि तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो आप, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी नॉर्मल है तो वेलोसिटी भी क्या होगी इसमें, स्पीड ऑफ साउंड की नॉर्मल। इसी तरह से बच्चों गैसेस की अगर बात कर रहे हो, तो गैसेस में भाई इलास्टिसिटी बहुत कम है। जब इलास्टिसिटी बहुत कम है तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो वेरी लेस, बहुत कम होगी स्पीड ऑफ साउंड। सही है बच्चा, समझ में आ रही है बात। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने अभी कि भाई स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की इलास्टिसिटी पे। मीडियम भाई कितनी इलास्टिसिटी है मीडियम की, उस पर डिपेंड करती है कौन, स्पीड ऑफ साउंड। जिस वजह से हमें पता लगा सॉलिड की भाई इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और लिक्विड की इलास्टिसिटी क्या है बच्चों, कम होती है, डिफॉर्म करना ईजी होता है थोड़ा, तो उसमें बच्चों स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से गैसेज में, जो बच्चों गैसेस को रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, सही है। तो इस वजह से
उसमें जो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड होगा क्या होगा, बहुत कम होगा। सिंपल, तीनों में। अच्छा बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चों मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। टेम्परेचर के रिलेशन का एक क्वेश्चन है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं रिलेशन काफी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड टेम्परेचर, फाइंड टेम्परेचर at which velocity of sound, find temperature at which velocity of sound will become डबल। बोले भाई ऐसा टेम्परेचर फाइंड करो जिस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाए, विल बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी जो 27 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू थी ना टेम्परेचर की, उससे डबल हो जाए भाई, जो वेलोसिटी की वैल्यू थी ना 27 डिग्री सेल्सियस पे। सही है। इधर देखो मैं इस बात को समझाता हूँ भाई, ये एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड था उससे डबल वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन से टेम्परेचर पे आएगा, ये बोल रहे हैं। सही है। एक टेम्परेचर हमें गिवन है, हम कंडीशन बना लेते हैं। देखो मिसाल के तौर पे ये जो टेम्परेचर गिवन है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, ये रहा पहली चीज। और हमें बोल रहे हैं भाई इस पे कुछ वेलोसिटी है, इस पे जो वेलोसिटी है मिसाल के तौर पे हम उसको लिख लेते हैं वी। क्या लिख लेते हैं, वी लिख लेते हैं। इस पे कोई वेलोसिटी थी जिसको वी का सिंबल दे दिया। अब बोल रहे हैं भाई वो टेम्परेचर फाइंड करो आप जिस टेम्परेचर के ऊपर यही वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल, क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो अब देखो बच्चों रिलेशन है काफी अच्छा। अब समझना क्या है बच्चों आपने इसमें, पहली चीज तो इनको हम सिंबल देंगे भाई कोई ना कोई। जैसे इस टेम्परेचर को T2 कह देते हैं, तो इस वाले को जाहिर से T1 कहेंगे हम लोग। सही है। इसको T2 कहा है तो इसकी वेलोसिटी को V1, और इसको बच्चों सॉरी इसकी वेलोसिटी को V2, इसी तरह इसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, V1 कहेंगे। सिंपल, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी तकरीबन भाई सेम ही है, इससे ट्वाइस है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी वेलोसिटी को V2 नाम दिया है। तो एक और चीज बच्चों याद रखो, इसकी वेलोसिटी को V2 नाम दिया है, इसका डबल है वो वाली, तो ये हो जाएगी 2V2, V2 का डबल। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से रिलेशन। अच्छा बच्चों हमने ऊपर अभी रिलेशन पढ़ा था कुछ, कि वेलोसिटी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, ये बात ऊपर पढ़ के आए, जिस वजह से हमने फॉर्मूला बनाया था V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट चीज बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने सैम्बल दे दिए हैं उनको अपने अपने, उनकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं भाई V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है बच्चों, V1 वेलोसिटी की वैल्यू है 2V2, 2V2, ये V1 की वैल्यू है। देखो ना ये वाला टेम्परेचर जब T1 है तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, V1। ये वाला क्या है बच्चों टेम्परेचर T2, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, V2। सही है, इस वजह से। और नीचे वेलोसिटी तो है ही V2। सही है, जो नीचे वाला मतलब कि V2 की जगह वैल्यू भी V2 ही है, सैम्बल दिया हम लोगों ने उसको। सही है बच्चों। नेक्स्ट इस तरफ बच्चों क्या चल रहा है भाई, अंडर रूट टेम्परेचर लिखेंगे। पहला टेम्परेचर T1 हमने किसको नाम दिया है, जो फाइंड करना है। T2 बच्चों जो हमें पता है कितना है, 27, 27 नहीं लिखेंगे, प्लस भी करेंगे 273 से। मैंने बताया था इसमें आप लोग को हमेशा केल्विन में लेके जाना होता है। तो भाई V2 से V2 मर गया, 2 बचेगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे बच्चों बचेगा T1 ओवर 300 हो जाएगा ये प्लस होने के बाद। ठीक है, 300 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चा, सिंपली भाई जाहिर सी बात है जब आगे कुछ हो नहीं पा रहा तो इसको हटाएंगे, रूट को हटाएंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, राइट लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 4, इस साइड से बच्चों स्क्वायर हट गया तो नीचे बच जाएगा 300। 300 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 से, इधर बचेगा T1, ये हो जाएगा 1200। T1 आ गया 1200 केल्विन, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू डिग्री सेल्सियस में। सही है, क्योंकि देखो सवाल में डिग्री सेल्सियस में गिवन है ना, कोई बात नहीं, चेंज करना आता है, बहुत ईजी है। हम जानते हैं जो भी टेम्परेचर होगा, जैसे 1200 केल्विन है, उसको माइनस कर देते हैं 273 से, किसमें चले जाते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस में चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी निकाल लेते हैं बच्चों। तो जो टेम्परेचर आया हमारे पास जिसपे वेलोसिटी डबल हुई डिग्री सेल्सियस में, वो आएगा बच्चों, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 927 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया बच्चों हमारा वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेलोसिटी क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है 27 वाली वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल है, रिलेशन के न्यूमेरिकल है। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है भाई, वेलोसिटी का रिलेशन और इसके क्वेश्चन पढ़ लिए कुछ हम लोगों ने। तो
नेक्स्ट चीज बच्चों अब जो पढ़ेंगे हम, यहाँ तक हमारा पूरा वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है बच्चों वो खत्म हो चुका है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का, उसके रिलेशंस का टॉपिक, ये सब खत्म हो चुके हैं यहाँ तक हमारे। सही है, उसके काफी क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। तो बच्चों अकाउस्टिक पढ़ रहे थे हम लोग भाई। अकाउस्टिक में जाहिर सी बात है साउंड वेव वगैरह की इनकी बात होती है। सही है, तो अकाउस्टिक चैप्टर में बच्चों नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है बच्चों, देखो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नया टॉपिक है, नेक्स्ट चीज है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट चीज। अच्छा बच्चों, सुपरपोजिशन होती क्या है, पहली चीज। सही है, अच्छा इसके बारे में बता देता हूँ, पॉइंट दिखा देता हूँ पॉइंट में। अच्छा भाई, जब दो वेव बच्चों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से दोनों चीजें सेम हो, और वो ट्रैवल कर रहे हो सेम स्पीड से, बिल्कुल बराबर स्पीड से मूव कर रही हो इन अ मीडियम, और उसी सेम मीडियम में मूव कर रही हो। सही है, अगर वो आपस में सुपर इम्पोज करती है, यानी कि आपस में टकरा जाती हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है, उसे बोलते हैं सुपर इम्पोज कर जाती है ईच अदर, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन का वैसे तो मैं पहले प्रिंसिपल ये सुपरपोजिशन का बता देता हूँ भाई आपको, इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं है, सिंपली इसको समझा देता हूँ। देखो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वेव है, ये वेव का क्रस्ट है, और यहाँ से वेव जा रही है, ये आ गया इसका ट्रफ। ये एक वेव है मिसाल के तौर पे। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, यहाँ होता है, ये रहा एम्पलीट्यूड पूरा इसका। सही है, इस वेव का जो डिस्टेंस है उसे हम कह रहे हैं y1, पहली चीज। अच्छा, जब ये वेव एक और वेव होगी इसकी जैसी सेम बिल्कुल, ये इस वेव को y1 नाम दिया ना, एक और वेव है बिल्कुल जो सेम इसकी जैसी है। अच्छा, इस वेव का ही बच्चों क्रेस्ट है और इसका कुछ ट्रफ है। सही है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है, समझना चीज क्या बता रहा हूँ। देखो ये है y2, ये क्या है y2। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों कि भाई कोई भी दो वेव जो कि ट्रैवल कर रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी से, सही है, जब ये आपस में सुपर इम्पोज होगी, सही है, तो इन दोनों का बच्चों जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो एक नई वेव प्रोड्यूस करता है, बड़ी वेव। जैसे y बनेगा y1 प्लस y2, यानी इन दोनों से मिलके एक बहुत ही बड़ी वेव फॉर्म होती है। इन दोनों के मिलने को हम कहते हैं क्या, सुपर इम्पोज कहते हैं। और उसी सुपर पोजिशन को प्रिंसिपल क्या कहता है हमें कि भाई कभी जब भी कोई दो छोटी वेव होंगी, दो छोटी वेव का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो मिलके एक बड़ी वेव बनाएगा, यानी कि एक एम्पलीट्यूड बड़ा बना देगा। सिंपल, आई बात समझ में सुपर पोजिशन की। तो सुपर पोजिशन बच्चों इस्तेमाल होता है एक हमारे बहुत अहम टॉपिक में जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस। अच्छा, ये इक्वेशन याद रखना, सुपर पोजिशन की ये वो है इक्वेशन है। अच्छा, इंटरफेरेंस समझते हैं बच्चों साथ ही साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरफेरेंस। अच्छा जी, इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस बच्चों बना है इंटरफेयर से, बोलते हैं ना हमारे झगड़े में इंटरफेयर नहीं करो, या हमारी किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करो, उसी तरह से इंटरफेरेंस यानी किस वेव्स का आपस में इंटरफेयर होना, एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे से ओवरलैप करना, ये सारी चीजें। अच्छा बच्चों, पॉइंट क्या है, डेफिनेशन पहले बता देता हूँ भाई। व्हेन टू वेव्स, जब दो वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो और वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, और वो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड, बराबर स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, और इन अ मीडियम, एक ही मीडियम के अंदर। सही है, जब वो सुपर पोज होते हैं, सुपर पोज भी बोलते हैं बाज दफा, सुपर इम्पोज भी बोलते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोज ईच अदर, एक दूसरे के सुपर इम्पोज होते हैं, ऐसे प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है क्या, इंटरफेरेंस। अच्छा बच्चों गौर करो, इसमें आपको डायरेक्शन की बात नहीं कही है कि मतलब राइट साइड पे एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं या अलग अलग, क्योंकि इंटरफेरेंस के दो टाइप बताए जाएंगे आगे चल के आपको अभी। सही है, तो इंटरफेरेंस क्या है बच्चों, जब दो वेव मूव कर रही हो भाई किसी एक ही मीडियम में, अभी डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन किया, एक ही मीडियम में दो तरह की वेव मूव कर रही है जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड सेम होनी चाहिए,
और वो आपस में सुपर इम्पोज हो जाए, यानी कि ओवरलैप हो जाए या टकरा जाए, तो बच्चों क्या प्रोसेस होता है, इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है। क्या होता है इंटरफेरेंस, अभी अच्छे से समझेंगे। देखो, अच्छा पहले तो, सबसे पहले तो जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की पहली टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का पहला टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चों क्या केस है, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। देखो, पहली चीज तो बच्चों आपको याद होगी, इंटरमीडिएट में भी आपने काफी चीजें ये चीज पढ़ी होगी कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर क्रैश से क्रैश मिलती है। पहली चीज, क्रैश से क्रैश मिलना चाहिए एक वेव का, क्रैश टू क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ, और ट्रफ से क्या मिलना चाहिए, ट्रफ ही मिलना चाहिए। ये तो बच्चों इसका बेसिक है, सबसे अच्छी चीज है। यानी कि अगर समझाऊं बच्चों आप लोगों को ये चीज में, भाई अगर एक वेव है यहाँ से, ये इसका क्रस्ट जा रहा है और ये इसका ट्रफ है, पहला वेव, और दूसरी जो इसके साथ ज्वाइंट होने वाली है वो बिल्कुल इसी की तरह होनी चाहिए। देखो मिसाल के तौर पे यही इसी का क्रस्ट क्रस्ट से जुड़ेगा और यूं ट्रफ ट्रफ से जुड़ेगा। जब ये आपस में जुड़ते हैं, ये क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है, ट्रफ ट्रफ से मिलता है, तो बच्चों जो नई वेव प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, जैसे कि इन दोनों को मिलके भाई एक नई वेव प्रोड्यूस हो गई, वो ये है नई वेव जो बच्चों प्रोड्यूस होगी इस तरह। तो ये प्रोड्यूस होने को, नई वेव के बनने को क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा नंबर से अगर समझो, जैसे मिसाल के तौर पे भाई इसका एम्पलीट्यूड था 2, सही है, और नीचे वाले का एम्पलीट्यूड था भाई 3। जब दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा बच्चों, 5। यानी आपस में मिलने को, एडिशन होने को, ओवरलैप होने के बाद एडिशन होने को क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों एक ही मीडियम में मूव होना लाजमी है वेव का। सही है। अच्छा, और क्रैश से क्रैश मिलनी चाहिए, टफ से टफ मिलनी चाहिए, ये बात तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो, पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वो समझो। पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए भी बच्चों आपको कुछ वेव बनानी पड़ेगी। मैं बनाता हूँ वेव, देखो कुछ, भाई ये वेव नंबर 1 बना रहा हूँ पहले मैं। वेव नंबर 1 यहाँ से, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट और फिर ये आ गया ट्रफ। सही है, 2 वेवलेंथ कंप्लीट हो गए यहाँ तक, ये एक वेव हो गई, 2 वेव हो गई यानी कि। सही है। अच्छा, इसको वेव नंबर 1 का नाम दिया है। इसी तरह एक और बनाऊंगा बच्चों में, एक और में, और इसमें फर्क देखना क्या है। फर्क बच्चों कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत तो यहाँ तो हो जाता है, लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, दोनों बिल्कुल सेम होंगी। सही है। अच्छा जी, दूसरी वेव, ये आ गई बच्चों दूसरी वेव। सही है, दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के। सही है, बिल्कुल बराबर स्टार्ट हो रही है सेम तरीके से, ये दूसरी वेव। इसी के साथ बच्चों तीसरी वेव बना लेते हैं हम लोग। अगर तीसरी वेव को बच्चों स्टार्ट में करना हो यहाँ से, हाँ बच्चों कुछ चेंजिंग नजर आ रही है। देखो यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होगी, इसलिए ये वाली लाइन बना रहा हूँ मैं। सही है, क्योंकि एक लैम्डा खत्म होता है, हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था। सही है, वेव वाले चैप्टर में। यहाँ तक एक वेव है लैम्डा, और अगला लैम्डा दूसरी तरफ है। सही है बच्चों। अब और से देखो बच्चों, अगर तो नाम दे देते हैं, इस वेव को कहेंगे W2 और इस वेव को कहेंगे वेव नंबर 3। सही है। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो बच्चों, भाई इस बार ये वाली भी सेम जगह से शुरू हो रही है, ये वाली भी सेम जगह से शुरू हो रही है, इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, 0। स्टार्टिंग पॉइंट या कहाँ से दोनों शुरू हो रही है उसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। सही है बच्चों। तो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। पॉइंट ये है बच्चों, भाई अगर इफ पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा,
अगर पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, पाथ डिफरेंस 0 किस किस में होगा, कौन कौन सी वेव में पाथ डिफरेंस 0 है। देखो बच्चों बताओ भाई, W1 में और W2 में, वेव 1 में और वेव 2 में, ये देखो इन दोनों में, वेव 1 और 2 में पाथ डिफरेंस बिल्कुल 0 है, यानी दोनों बिल्कुल सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही है। अच्छा, जब पाथ डिफरेंस 0 है तो देखो बच्चों गौर से, भाई पाथ डिफरेंस 0 है तो क्रैश क्रैश से मिल रहा है बिल्कुल सामने, और टफ टफ से मिलेगा, फिर क्रैश क्रैश से मिल रहा है, फिर टफ टफ से मिलेगा, यानी कि कौन सा बच्चों ये इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। पहले हमने किससे देखा, पाथ डिफरेंस 0 से। अब मैं कर देता हूं भाई पाथ डिफरेंस 1, मिसाल के तौर पे, देखो कैसे पता लगेगा, ये 1 कर दिया हमने। इफ पाथ डिफरेंस 1 किसके दरमियान है, इज 1 लेमडा, पाथ डिफरेंस 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस मौजूद है, किसमें मौजूद है बच्चों, देखो नीचे वाली वेव है, वेव और 3 में, वेव 1 एंड वेव 3 में है ये वाला केस। देखो वेव 1 और वेव 3 में, 1 और मतलब 1 2 भी सेम ही है तकरीबन, लगाओ तुम लोग। अच्छा, दूसरी और तीसरी में देखो बच्चों, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये नीचे वाले में नहीं है, यानी कि नीचे वाले में वेवलेंथ पाथ डिफरेंस है, 1 वेवलेंथ पहले से ही वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस मौजूद है, इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। सही है, तो अब जो पाथ डिफरेंस आया बच्चों वो क्या आया, 1, लेकिन उस पर भी देखो बच्चों गौर से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रैश से क्रैश मिल रहा है, टफ से टफ मिल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कितने पार्ट डिफरेंस है, 1 पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसी तरह अगर 2 लेमडा होगा पार्ट डिफरेंस, जब भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि क्रैश क्रैश से मिल रहा होगा और टफ टफ से मिल रहा होगा। तो पार्ट डिफरेंस बच्चों जो होता है, पार्ट डिफरेंस का जो मेन फॉर्मूला होता है इनमें, तो ये तो पहले मैं लिख देता हूँ कि ये भी कौन सा इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था ये भी। अच्छा बच्चों, पार्ट डिफरेंस क्या सीन है भाई, पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला बनता है किसके लिए, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों, एम लेमडा, क्या, एम लेमडा, जहां पे जो एम की वैल्यू है, अभी हम चेंज करते रहते थे भाई, एम की वैल्यू स्टार्ट होगी बच्चों कहाँ से, 0 1 2 3 और ये चलती रहेगी। सारी बात समझ में, मतलब 0 पे होगा जब भी कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। सही है, यानी यहाँ 1 लेमडा कर दो, 0 लेमडा कर दो, 1 लेमडा कर दो, 2 लेमडा कर दो, 3 लेमडा कर दो, जब भी क्या आएगा सेम ही बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा होगा यहाँ पर। सही है, अब ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत डिटेल में। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में क्या पढ़ा, दोबारा देख लो एक बार, रिवाइज कर देता हूँ मैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वेव का इंटरफेरेंस है जिसमें आप लोग भाई, आपकी जो वेव है उसका क्रैश क्रैश से मिलना चाहिए और टफ टफ से मिलना चाहिए। एग्जाम्पल बच्चों मैं देता हूँ, बचपन में भाई आप लोग अगर इस तरह करते होगे भाई, एक बंदा यहाँ पे है, सही है, एक बंदा यहाँ है जिसके पास रस्सी है, स्ट्रेट रस्सी है, और एक बंदा है यहाँ पे साथ जिसने रस्सी पकड़ी हुई है। सही है, तो हम ऐसे करते थे ना बचपन में कि भाई रस्सी को फिर मूव करवाते थे ऐसे, यूं रस्सी से वेव जाती थी इसकी तरफ, लेकिन अगर इसने भी यूं वेव प्रोड्यूस कर दी तुम्हारी तरफ बिल्कुल सेम, तो दोनों की वेव क्या है, ऑपोजिट। जब ऑपोजिट है वेव दोनों की, सही है, दोनों आपस में टकराएंगे, अगर क्रैश से क्रैश मिला और टफ से टफ मिला, तो वो वेव एक नई बड़ी वेव बन जाएगी। सही है, पहली बात तो सही है, लेकिन ऐसा इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल जब है बच्चों, जब डायरेक्शन क्या हो, दोनों की सेम हो, सेम डायरेक्शन होना लाजमी है, यानी कि इस तरफ ही हो और ये भी इस तरफ हो, दोनों मिलेंगी तो एक बड़ी वेव बनेगी। उस तरह बच्चों ऐसा होता है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी बता देता हूँ, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी जो आपकी तरफ वेव आ रही होगी और इस बंदे की तरफ से वेव आ रही होगी, दोनों आपस में टकरा के वो वेव खत्म हो जाती है, 0 हो जाती है। सही है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो। सही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में याद रखो, पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 से स्टार्ट होगा और चलता रहेगा। सही है, एम लेमडा होता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बच्चों करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। हाँ तो बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चों सेम पिछली बार की तरह हम लोग कुछ वेव्स बनाएंगे हम लोग, 3 तरह की वेव एग्जाम्पल के लिए। अच्छा बच्चों, किस तरीके से वेव बनानी है बच्चों, देखो बताता हूँ पहले। भाई पहली वेव हम जो बना रहे हैं वो कुछ इस तरह से भाई, ये जा रहा है क्रस्ट और ये जा रहा है ट्रफ,
सेम, और ये फिर जाएगा क्रेस्ट, और फिर जा रहा है ट्रफ। ठीक है बच्चों, ये आ गई पहली वेव बना ली हमने। दूसरी वेव बच्चों जो हम बनाएंगे, अच्छा वो इस तरह से बनानी है कि हम लोग ना क्रेस्ट से ट्रफ मिलाना है हमने। आपके बार वजह क्या है भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है और ट्रफ से क्रेस्ट मिलता है। दो चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली चीज तो पॉइंट आपको ये तो पता होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब क्रेस्ट से मिलेगा बच्चों ट्रफ, या ट्रफ से मिल जाए क्रेस्ट, एक ही बात है, कोई बात नहीं, घूम के बस बोल रहे हैं दोबारा। तो बच्चों देखो, अगली वेव जब मैं बनाऊंगा, अगली वेव का क्रेस्ट बच्चों ड्रॉ करना है मैंने कहाँ से, इसके टॉप से। देखो भाई यहां से मैं बनाऊंगा, ये आ गया क्रेस्ट, और फिर ये आएगा ट्रफ, फिर ये आएगा क्रेस्ट। यहां तक हमारी वेव हो गई कंप्लीट। सेम इसी तरह इस वेव को कहेंगे वेव टू, वेव नंबर टू। पहले भी तीन वेव बनाई थी। अच्छा बच्चों, तीसरा जो हम बनाएंगे बच्चों, वो वेव कुछ इस तरह बनानी है हमने कि इससे भी आगे लेके जाएंगे हम लोग तकरीबन कुछ इधर। ये क्रेस्ट और ये आ जाएगा टॉप। ठीक है, ये आ गया क्रेस्ट और ये आ गया टॉप। ठीक है बच्चों, ये है तीसरी वेव। कौन सी? तीसरी। नंबर दे देते हैं, वेव वन, वेव टू और वेव थ्री। क्यों बनाई है सर ये इस तरह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा देता हूँ बच्चों, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, अब के बाद जो पाथ डिफरेंस है वो देखना है हमने। पहले जो हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, किस किस के दरमियान चेक कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सी वेव के दरमियान, वेव वन एंड वेव टू। भाई पहली और दूसरी के दरमियान, ये देखो पहली वेव वहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों, जहां पे जो ये वाली वेव है वो आधी हो जाती है तकरीबन। देखो इस पॉइंट पे ये वेव आधी हो जाती है, क्रेस्ट और ट्रफ नीचे रह गया। इस पॉइंट से ये वेव स्टार्ट होगी, सही है। ये तो थोड़ी ड्राइंग में थोड़ा सा इशू है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर ही देता हूँ। देखो जैसे ये यहीं पे ही रहनी चाहिए, और ये आ गया यहाँ पर वेव, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे स्टार्ट हो रही है, यानी ये जो पाथ डिफरेंस आया ये कितना आया, लेमडा बाय टू। देखो ना, पूरी वेव जो होती है क्रेस्ट से लेकर टफ तक क्या होता है, लेमडा। तो हाफ क्या होगा, लेमडा बाय टू होगा हाफ। तो पूरी वेव का जो लेंथ है उसे लेमडा कहते हैं। ये जो हाफ आया इसे क्या कह रहे हैं, लेमडा बाय टू कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका पाथ डिफरेंस कितना है W1 का W2 के मुकाबले में, ये देखो ये इससे कितना आगे है भाई, वेव टू जो है वो वेव वन से कितना आगे है, लेमडा बाय टू। पार्ट डिफरेंस ये है, जिस वजह से ये पॉसिबल हो चुका है कि नीचे वाली वेव का जो क्रेस्ट है वो ऊपर वाली के ट्रफ से मिलेगा। तो तब जाके अब क्या होगा भाई, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। होता क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऊपर बताया था, जब क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है तो बच्चों नई वेव प्रोड्यूस नहीं होती, वेव खत्म हो जाती है आपस में टकरा के एक दूसरे को, सही है, माइनस होती है इसमें चीजें। तो एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको आगे चल के। अच्छा भाई, पहला तो देख लिया हम लोगों ने ये चीज। दूसरा आप जो देखना है बच्चों, पार्ट डिफरेंस, वो हम किस में देख रहे हैं, पार्ट डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सी वेव, वेव वन एंड वेव थ्री। वेव वन और थ्री के बीच में पार्ट डिफरेंस देख रहे हैं कितना है। अच्छा, ऊपर वाला, बल्कि मैंने पार्ट डिफरेंस लिखा नहीं, लेमडा टू है ऊपर वाला पार्ट डिफरेंस, सही है। इनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, देखो बच्चों और सब चीजें अच्छे से देख लो चीजें। भाई वेव थ्री ये है, सही है, ये रहा यहाँ तक। यहाँ तक आने में कितना हो रहा है भाई, गौर से देख लो बच्चों आप चीजें। भाई ये वेव तक आने में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेमडा बाय टू, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा लेमडा बाय टू, सही है। दो किया हम लोगों ने इस वाले में, तो ये क्या बनेगा बच्चों, टू लेमडा बाय टू, सही है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करो बच्चों, पार्ट डिफरेंस तो चल रहा है साथ साथ, लेकिन डिवाइडेड बाय टू साथ चल रहा है, यानी कि हाफ साथ चल रहा है, आधी वेव पीछे चल रही है अगली वेव से, सही है हमेशा। तो मतलब ऑड नंबर की सीरीज चल रही है हाफ की, सही है। तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस का बच्चों फॉर्मूला बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो बनता है बच्चों m प्लस हाफ, साथ में आ जाएगा लेमडा। सेम बच्चों वही बात है, जहां पे जो m होगा वो शुरू हो सकता है 0 1 2, और ये चलता रहेगा। देखो अगर यहाँ 1 आया
तभी क्या होगा वो 1+1 2/2 लैम्डा इस तरह से, सही है। यानी कि अगर एक वेव का लेंथ है ये रहा, एक वेवलेंथ है वन, वन वेव का वो है पार्ट डिफरेंस है, तो उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो 1+1 2/2 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो बनाया हुआ आपने सेम बिल्कुल इसी तरह से, सही है बच्चों। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, m+12 और साथ में क्या आ जाएगा लैम्डा। ये बच्चों पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत आसान सी बच्चों, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो मिसाल के तौर पे भाई एक वेव जा रही है इस तरह से, ये रही, सही है। और इसी तरह इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 2। फिर दूसरी वेव है भाई जो है ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड एग्जाम्पल लगा लो 3 है। जब इनका क्रैश क्रैश से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से, तो ये जो नई वेव बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगी। मिसाल के तौर पे ये बड़ी वेव हो गई थोड़ी सी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा बच्चों वो होगा 5, प्लस हो गया दोनों का, 5 हो गया। तो ये जो फेनोमेना है ये कौन सा है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहला तो। अच्छा, इसी तरह अगर आप भाई सेम वेव की बात कर रहे हो और सेम अब आप लोगों ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, यानी यही ट्रफ इससे टकरा रहा है, यही क्रस्ट इससे टकरा रहा है, तो बच्चों बचेगा क्या, देखो भाई एम्पलीट्यूड इसका एक ज्यादा है इसका एक कम है, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1। यानी अब जो वेव बनेगी छोटी बनेगी, 1 एम्पलीट्यूड वाली वेव बनेगी। वजह क्या है भाई, इसके 3 ने इसको 2 को क्या कर दिया माइनस। जब मिलते हैं ना ये ट्रफ क्रैश से मिलेगा और ये क्रैश ट्रफ से मिलेगा, तो बच्चों ये चीज खात्मा हो जाती है। जैसे एक वेव यहाँ से आ रही है, दूसरी वेव यहाँ से आ रही है, जब टकराएंगे आपस में तो क्या हो जाता है, एक बार के लिए बनता है बड़ा वो ना, जैसे मिसाल के तौर पर जब आपस में टकराएगी एक बार के लिए ऐसी वेव बनेगी बड़ी, लेकिन वो बड़ी वेव जो बनती है उस वेव का नाम अलग होता है, स्टेशनरी वेव अलग होती है, वो जो हम पढ़ेंगे आगे, सही है। लेकिन वो भी अचानक से खत्म हो जाती है फौरन। तो बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट किसका था, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, सही है बच्चों। दोनों चीजें अच्छे से आप समझ गए हो तकरीबन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों वो होता है जिसमें क्रैश से क्रैश मिलता है, ट्रफ से ट्रफ मिलता है, और एक नई वेव बनती है और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हमेशा इंक्रीज होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो बच्चों क्रैश से ट्रफ मिलेगा और ट्रफ से क्रैश मिलेगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, सही है। अच्छा, ये दो चीजें। नेक्स्ट चीज बच्चों हम पढ़ेंगे अभी स्टेशनरी वेव। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अब स्टेशनरी वेव। तो टॉपिक का नाम है बच्चों स्टेशनरी वेव। बच्चों याद रखो अकाउस्टिक अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ है, अकाउस्टिक ही चल रहा है अभी तक, सही है। स्टेशनरी वेव, ठीक है बच्चों। स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, अच्छा बच्चों इसके नाम से ही थोड़ा सा अजीब इंसान को लगता है। भाई वेव तो वो है ना जो ट्रैवल कर रही होती है या मूव कर रही होती है, स्टेशनरी वेव का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि रुकी हुई वेव कैसे हो सकती है, कोई वेव भी रुकी हुई हो सकती है या कैसे हो सकती है वेव, सही है। तो बच्चों पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें चीजें काफी, सही है। अच्छा बच्चों पहले पॉइंट लिखवा लेता हूँ मैं। अगर बच्चों दो वेव, टू वेव्स हैविंग सेम, जिनके पास सेम हो, क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए, एक तो बच्चों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और बच्चों स्पीड भी, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सही है। और वो मूव कर रहे हो, दोनों वेव जो है वो मूव कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, सही है। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहे हो, सही है। अपोजिट नहीं कह सकते, यानी टुवर्ड्स कह लो। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है टूवर्ड्स, लिख लेता हूँ यहाँ पे, सही है मैं। तो बच्चों जो इनका रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा इनका वो क्या आएगा बच्चों, उस रिजल्ट में जो वेव बनती है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। आई बात समझ में बच्चों। अब देखो इसको समझाता हूँ अच्छे से। भाई मिसाल ले लो आप लोग कि एक हमारे पास वेव है, ये कुछ है हमारे पास, और ये बना ली हमने वेव, ये रही वेव हमारे पास, ठीक है। ये एक वेव है मिसाल के तौर पे हमारे पास। भाई ये जो वेव है ये ट्रैवल कर रही है, सॉरी इसका मैं ये एंड मिटा देता हूँ राइट साइड वाला। ये ट्रैवल कर रही है बच्चों, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सही है। इसी तरह ये एक बच्चों रोप है, रस्सी है, रस्सी जो आगे से पूरी स्ट्रेट है अभी,
और इसी डायरेक्शन में बच्चों यहाँ से एक और वेव आ रही है जो कि इसी की तरफ बढ़ रही है सेम, और इन दोनों की स्पीड वगैरह एम्पलीट्यूड या ये सब बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि पता है पिछले में मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो बच्चों वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये देखो, तो एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल बराबर सही है। इस तरह से एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन लेकिन बच्चों अपोजिट है, यानी एक दूसरे की तरफ है दोनों की डायरेक्शन। अब ये जो वेव बच्चों आ रही हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, इनका रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट बच्चों कुछ इस तरह से होता है भाई, ये जब दरमियान में आगे मिलती है ना, तो एक बार के लिए यूं ऐसे बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड बनता है थोड़ी देर के लिए, सही है, बहुत ही इंस्टेंट के लिए अचानक से वो बनता है, फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बनता है, सही है, मिलने के बाद। तो फिर जाके बच्चों ये बिल्कुल हो जाती है एट द एंड क्लियर, सीधी हो जाती है वेव। तो ऐसी वेव को बच्चों, ये जो इंस्टेंट टाइम के लिए बनती है, ऐसी वेव को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेशनरी वेव कहते हैं, सही है। तो आई बात समझ में बच्चों? जब भी दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ सब क्या हो? सेम हो, तो बच्चों और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली ये दोनों वेव जब आपस में मिलती हैं तो इनके रिजल्ट में हमें क्या मिलती है? स्टेशनरी वेव मिलती है। आई बात समझ में? इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक और आपको साथ में टॉपिक पढ़ना है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का। पढ़ने के लिए थोड़ा सा बच्चों को ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव की रिफ्लेक्शन, भाई वेव किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, सही है, वेव के रिफ्लेक्शन के बारे में। अच्छा बच्चों, ये पता हो आपको ज़्यादातर, भाई अगर ये आगे एक एंड है, वेव जब जाती है यूं यहाँ से इस तरफ से जा रही है वेव, ये ट्रैवल कर रही है इस तरफ, सही है। तो ये बताओ बच्चों, जब ये टकरा के वापसी आ रही होगी, यहाँ से टकरा के वापसी आ रही होगी, तो क्या ये ऊपर से ही आएगी? बिल्कुल, तो ऊपर से ये नहीं आती। अगर मिसाल के तौर पे टकरा के ऊपर से आ रही है, ये इस कंडीशन को मैं बोल रहा हूँ, ये वापस आ रही है टकराने के बाद, इस कंडीशन में इसका जो फेस चेंज है, क्या कहते हैं इसे? फेस चेंज। अच्छा, पार्ट डिफरेंस नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, पार्ट डिफरेंस वो अलग था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फेस चेंज अलग चीज है। फेस मतलब ये है भाई, जिस तरह से वो आ रही थी उसी तरह से अगर जा रही है तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं कि इसका फेस चेंज क्या है? जीरो। इसका फेस चेंज क्या है? जीरो, इस कंडीशन में। लेकिन अगर कोई वेव आ ऐसे रही है, इसी डायरेक्शन में आ रही है, सही है, लेकिन जाते हुए वो भाई क्रैश जो है वो ट्रफ बन जाए, मिसाल के तौर पर ये देखो, आते हुए ये क्या बन जाए भाई? यहाँ से ट्रफ, ऐसे जा रहा है वापस, तो इस हिसाब में बच्चों हम इसे फेज डिफरेंस क्या कहेंगे बताओ? इसे फेस चेंज, सॉरी फेज डिफरेंस बोल रहा हूँ, फेस चेंज कहेंगे इसको। कितना? फेस चेंज कितना हो गया? 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा बच्चों? वेव वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये एम्पलीट्यूड और फिर ये नीचे आता है ऐसे, ये देखो, ये पॉइंट जीरो होता है, जीरो के बाद ये क्या होता है? 90, 90 के बाद ये क्या होता है? 180, 180, 180 के बाद ये वाला क्या हो जाता है? 360। अब देखो, अगर भाई जाहिर सी बात है, जब वेव ऊपर वाला क्रेस्ट, ये ऊपर वाला क्रेस्ट था, ये कितना था? 180 था, सही है। ये कितना है यहाँ पे? 180 है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये 180 है, सही है। अब जब 180 इसने पहले से ये 180 पे आ रहा था, जब वापसी जा रहा है तो 180 अब ट्रफ पे जा रहा है 180 पे, यानी कि इसने अपना सिर्फ फेस चेंज किया है, और कितना एंगल फेस चेंज किया? 180 डिग्री फेस चेंज किया, सही है। यानी क्रेस्ट से ये क्या बन गया? ट्रफ बन गया। आई बात समझ में? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है किसका? फेस चेंज का। फेस चेंज का मतलब होता है भाई कि कोई भी जब वेव जा रही है, वो टकराने के बाद अलग एंगल से वापस आ रही है, 180 डिग्री फेस चेंज होके वापस आ रही है, सही है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेस चेंज कहते हैं, सही है। ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वेव की, सही है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज बच्चों जो हमने पढ़नी है वो है बीट्स। बीट्स भी बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, और बच्चों आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आते हो बीट्स, सही है। अच्छा, बीट्स क्या होता है बच्चों? बीट्स, व्हाट आर बीट्स? बीट्स के बारे में बच्चों पढ़ने के लिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, सही है, जैसे बाकियों की भी हमने पढ़ी है। वैन टू वेव्स, जब दो वेव जिनकी बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, ये क्या हो? स्लाइटली डिफरेंट हो। अब के बाद देखो, पिछली बार स्लाइटली डिफरेंट का वर्ड नहीं था भाई, सही है। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो वो क्या हो? स्लाइटली डिफरेंस हो, यानी कम कमी हो थोड़ी सी दोनों की फ्रीक्वेंसी में, सही है।
लेकिन वो ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम। और वो दोनों वेव जब सुपर इम्पोज होती है, सुपर पोज लिख लो, सही है, ईच अदर, एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती है जब, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स। देखो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा बच्चों डिफरेंस हो दोनों में जब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है बच्चों, जो दो वेव और आपस में जब वो मिलती हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से बच्चों क्या बनती हैं, बीट्स बनती है। बीट्स का मतलब होता है ये भाई, कि बीट्स का मतलब ये है बच्चों कि टाइम के साथ साथ जो बच्चों वो है फ्रीक्वेंसी है वो हल्की सी उसमें क्या हो, डिफरेंस हो, थोड़ा सा डिफरेंस होना है स्लाइटली। मिसाल के तौर पे देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं भाई कि एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10 हर्ट्स, दूसरी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 हर्ट्स। अच्छा एक चीज समझ लो, ये जो 12 और 10 हर्ट्ज है ये हमने किसके लिए, वो टर्निंग फॉक होता है ना, फॉक लोहे का बच्चों इस तरह का कुछ होता है, टर्निंग फॉक, सही है, जिसको अगर वाइब्रेट करो तो उसमें से बहुत सारा साउंड निकलता है, इस तरह से साउंड वेव निकलती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। एक हमने टर्निंग फॉक लिया भाई जिसका 10 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, दूसरे का कितना है, 12 हर्ट्ज है। अच्छा 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बच्चों पढ़ाई थी डिटेल में मैंने। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है भाई कितनी साइकिल हो रही है कितने टाइम में, सही है। यहाँ ये बोल रहे हैं भाई 10 साइकिल हो रही है एक टाइम में, जिसका मतलब ये है भाई, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/T, जब बच्चों 10 साइकिल हो रही है, सही है, वो कितने टाइम में हो रही है, 10 साइकिल 1 सेकेंड में। यानी कि अगर मैं लिखूं 1/4, जिसका मतलब क्या है, कितनी नंबर ऑफ साइकिल हो रही है 4 सेकंड में, कितनी नंबर ऑफ साइकिल हो रही होंगी 4 सेकंड में, 10 को डिवाइड करेंगे 4 से क्या आएगा, 2.5। यानी कि वेव कितनी है बच्चों, 2.5 वेव है। नंबर ऑफ वेव कितनी है, 2.5, जिसको 4 से हमने क्या किया, 10 थी नंबर ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ वेव आ गया, सही है, सिंपल। ये इतनी नंबर ऑफ वेव मौजूद है, 2.5 वेव्स मौजूद है हमारे पास, सही है। तो पहली चीज, इसकी नंबर ऑफ वेव आ गई हमारे पास, पहली चीज। अगली चीज क्या निकालनी है हम लोगों ने भाई, इस वाली का निकालते हैं हम लोग, जब 1/T इज इक्वल टू 1/4 से ही सेम, सही है। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, 12, 12 4 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 3। मतलब सेम इसी फ्रीक्वेंसी पे और इस फ्रीक्वेंसी पे दोनों में डिफरेंस कितना है, ये देखो भाई, इसकी वैल्यू आ रही है 2.5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। कितना डिफरेंस है दोनों में, पाथ डिफरेंस दोनों में आ गया बच्चों वेव में 0.5 लैम्डा का। कितना आ गया पाथ डिफरेंस, 0.5 लैम्डा का डिफरेंस आ गया, हाफ लैम्डा का आया है। और हाफ लैम्डा जब आता है बच्चों, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि जो बीट्स होता है वो किस पे होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे होता है, सही है। ये चीज आप याद रखना, बीट्स का कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ रही है चीज, सही है। अच्छा बच्चों, अभी हम इसको चलो चेक करेंगे सेम फ्रीक्वेंसीज को, टी इज इक्वल टू टाइम 0 2 पे। यानी कि हम ले रहे हैं भाई 1/T, टाइम के बाद हमने ले लिया 2, सॉरी नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, अब के बार मैंने ले लिया भाई T अपॉन, सॉरी 1/T, 1/2 ले लिया 2। अब बच्चों 2 है जब, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा आंसर 5, यानी कि 5 लेमडा की वेव है, सही है, 5 वेवलेंथ की वेव है। अच्छा इसी तरह 12 वाले से करेंगे अगर, तो हम, तो आएगा 1/4 सेम आ रहा है, और सॉरी हम 2 से कर रहे हैं आपके बाद ना, तो 1/2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 लैम्डा। यानी जब हमने बच्चों टाइम पीरियड कितना रखा 4, एक वेव का कितना टाइम रखा 4 रखा, तो जो आंसर आया वेव का वो कितना आया 5 लैम्डा और 6 लैम्डा। अब पार्ट डिफरेंस कितना है इसमें, पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है अब इसमें, पाथ डिफरेंस आ रहा है बच्चों अब 1 लैम्डा। और 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस किसमें होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। यानी कि सिंपल सिंपल कि भाई जो बच्चों ये जो बीट्स का कॉन्सेप्ट है ये दोनों पे काम करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे भी काम करता है और डिस्ट्रक्टिव पे भी, किसी एक पे काम नहीं करता, ये सही है, ये चीज आपको पता हो। तो बीट्स का कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों से है। अच्छा ये सब हमने किया क्या है कैलकुलेशन, ये इसलिए किया बच्चों, देखो ये हमें बताता है कि भाई जो वाइब्रेशन है ना उसकी इंटेंसिटी क्या होती है भाई, वेरी करती है, बार बार चेंज होती है। देखो यहाँ पे
इंटेंसिटी क्या है शुरू में 2.5 था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 2.5, यहाँ पे कितनी आ गई 3, 10 फ्रीक्वेंसी पे कितना है 2.5 वेव और 12 पे कितना आया 3 आंसर, इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। दिस शोज, ये हमें क्या दिखाता है या बताता है, पीरियड ऑफ, दिस शोज, ये हमें बताता है वेरिएशन, क्या बताता है, वेरिएशन इन साउंड, साउंड में वेरिएशन बताता है, साउंड इंटेंसिटी में, साउंड की इंटेंसिटी में कितनी वेरिएशन है। यानी देखो जब दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है ना दोनों में, और दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी तो कभी इंटेंसिटी बढ़ेगी कभी इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी, सही है। तो बच्चों ये जो कभी इंटेंसिटी का बढ़ना और कभी कम होना, इसे हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चों। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, और उसके बाद अभी हमने पढ़ा बच्चों बीट्स पढ़ा, सही है। और बीट्स को बच्चों इजीली समझाऊं तो किस तरह, देखो कि भाई जब दो साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो, जब भी दो साउंड वेव हो या फ्रीक्वेंसी हो कोई, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो और दोनों एक साथ मिलती हैं आपस में, तो आवाज कभी तेज और कभी हल्की सुनाई देती है। यानी वही बात है, कभी तेज होती है कभी हल्की होती है। तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। यानी इनकी पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि इनके साउंड में थोड़ी सी क्या आती रहती है बच्चों, चेंजिंग आती रहती है, सही है। पीरियड ऑफ वेरिएशन आती रहती है बार बार, सही है, इनके साउंड में। तो अच्छा बच्चों, इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला भी है अपना, लिख देते हैं लास्ट में हम लोग। बीट्स का बच्चों फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग जब, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, जो पहली होगी हमेशा वो माइनस हो जाएगी किससे, दूसरी से, फ्रीक्वेंसी से, सही है, सिंपल सिंपल। जैसे अगर ऊपर हमने 10 और 12 लिखा है ना, तो अगर हम उसको निकालें तो 10 माइनस 12, और जिसका आंसर आ जाएगा -2 हर्ट्ज, सही है। तो कुछ इस तरह से, तो ये आएगा बच्चों आंसर हमारा। सॉरी, हमने 10 और 12 है ना बल्कि, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, 12 - 10 हर्ट्ज, जिससे आ जाएगा हमारा आंसर क्या, 2 हर्ट्ज। यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 हर्ट्ज आएगी, सही है। चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है भाई, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अननाउन फोर्क और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, नाउन फोर्क, और प्लस माइनस आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, बीट फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले को बच्चों अभी हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ पास पेपर के, उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देख लेना आप लोग, ये फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे चल के। अच्छा भाई, इस फॉर्मूले का एक तो इस्तेमाल क्वेश्चन में बता देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब चलो हम लोग कुछ पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इजी है वही वाला बच्चों, कि भाई एक फोर का जिसकी फ्रिक्वेंसी है 15 हर्ट्ज, और दूसरा है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 16 हर्ट्ज, सही है। तो हमने फाइंड करना है बीट फ्रिक्वेंसी। सिंपल है, बीट फ्रिक्वेंसी कैसे निकालें, बहुत ज़्यादा इजी है। बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या करना है हम लोगों ने भाई, सिंपल सिंपल, ऊपर अभी किया था ना फॉर्मूला बीट फ्रिक्वेंसी का, पहले वाले में से माइनस करना है, दूसरे को 16 में से माइनस कर देंगे हम लोग, 15 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 बीट पर सेकेंड। कितनी बीट हो रही है एक सेकंड में, 1 बीट हो रही है एक सेकंड में। ये तो चलो इजी वाला है। दूसरा वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है उसका क्वेश्चन किस तरह से होगा बच्चों, उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों। तो के क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक नाउन फोर्क की फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, सही है, और फाइंड करना है अननाउन फोर्क की फ्रीक्वेंसी, और हमें बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 4 बीट पर सेकेंड, ये बीट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अच्छा बच्चों देखना, फॉर्मूला ऊपर वाला था ना हमारा, क्या था फॉर्मूला, एफ अननाउन फोर्क इज इक्वल टू एफ नाउन फोर्क प्लस माइनस एफ बी, ये प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें से फाइंड करना है अननाउन फोर्क, लिखा हुआ ना सवाल में, ये अननाउन फोर्क फाइंड करना है, निकाल लेंगे बच्चों। देखो कितना इजी है, अननाउन फोर्क के लिए अब सवाल ये, फॉर्मूले में प्लस लगाएं या माइनस, दोनों ही लगेंगे बच्चों। अब देखो भाई एफ के की वैल्यू हमें पता है 20, और
एक बार प्लस करेंगे हम बीट फ्रिक्वेंसी से यानी 4 से, फिर एक बार अगली बार माइनस भी करना है इससे 4 से। एक आंसर बच्चों आएगा 24, दूसरा आंसर क्या आएगा 20, सॉरी एक आंसर आएगा 26, ऊपर वाला प्लस 20 प्लस 4 नहीं 24 आएगा, सही है। एक आएगा बच्चों 16। ये दो फ्रीक्वेंसीज आ गई, यानी इस दो फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ें हैं, जो ये दो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें बच्चों अगर आप इस जगह रखोगे तो ये वाला प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अननाउन फोर जो है बच्चों वो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू वाला है, क्योंकि इसमें से भी माइनस करो 4 जब भी 20 हो जाएगा, तो 16 में भी प्लस करो 4 तो 20 हो जाएगा, इस तरह। तो प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट काम आ सकते हैं अननाउन फोर की जगह, या तो आप 24 हर्ट्ज का ले लो या तो आप 16 हर्ट्ज का ले लो, तो 4 के सही है, अननाउन 4 के उसकी फ्रिक्वेंसी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इस वजह से इस फॉर्मूले में प्लस माइनस का साइन बताया गया है। आ रही बात समझ में बच्चों? तो ये बच्चों था बीट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है बीट बहुत ज़्यादा, यानी कि हमने इसके फॉर्मूला भी कर लिया और डेफिनेशन भी कर ली। बीट क्या होता है बच्चों? साउंड में वेरिएशन होती है, साउंड की इंटेंसिटी में जो स्लाइटली फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से उसे हम कहते हैं क्या? बीट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। सही है बच्चों, उसका फॉर्मूला भी कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट चीज़ बच्चों जो लास्ट हमारी रहती है इस चैप्टर में वो है डॉपलर इफेक्ट, और लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट बहुत। तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना अभी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है डॉपलर इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? देखो, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बच्चों पहले तो जान लो ये कि डॉपलर इफेक्ट में भाई अपेरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, इन फ्रीक्वेंसी, और वो कौन डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट बाय ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है जो डिटेक्ट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को। और वो क्यों होता है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन, वो इस वजह से होता है क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रही होती है, मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, अच्छा बच्चों इसकी एग्जांपल एक तुम ये लो कि भाई तुम कहीं रोड पे खड़े हो, और रोड से बच्चों आपके पास से ना एक एम्बुलेंस गुजर रही है। एम्बुलेंस जब आपके पास से गुजरेगी बच्चों, ये चीज याद हो, जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होगी, वो सायरन बजा रही है ना, हॉर्न बजा रही है अपना हॉर्न, तो याद ये रखो जब आपके करीब आ रही होगी ना एम्बुलेंस, उस वक्त लगेगा आपको कि ना उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड की बढ़ रही है। लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है ना कि उसने अपनी जो स्पीकर लगा उसकी आवाज़ बढ़ा दी, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसका तो साउंड उतना ही है। लेकिन तुम्हें ऐसा फील होगा कि भाई वो जब मेरे करीब आ रही है या मुझसे करीब आ रही है तो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और या तुमसे वो अगर दूर जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा साउंड की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? कम। तो ये जो हमें लगता है, इस लगने को कहते हैं अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि बज़ाहिर लगना ऐसा। और ऐसा होता क्यों है ये भी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रही है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स बच्चों वो एम्बुलेंस है, ऑब्जर्वर हम है जो खड़े हैं रोड पे। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं ये चीज कि भाई साउंड ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, वो असल में बढ़ नहीं रहा होता, रियल साउंड अलग होता है, सोर्स का जो अपना होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, हमारे तक जो आ रही है फ्रिक्वेंसी उसे हम कहते हैं अपेरेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट में बच्चों केसेस होते हैं कुछ, तो पहले जो केसेस बता रहा हूँ भाई मैं, केसेस जो जो होते हैं बच्चों, पहला तो केस होता है टूवर्ड्स का। अब टूवर्ड्स में ना सब आ जाएंगे केसेस। सबका मतलब कैसे भाई? टूवर्ड्स में तीन तरह के केसेस बन सकते हैं। तीन तरह के केसेस कौन से हैं भाई? एक तो सोर्स मूव कर रहा हो किसकी तरफ? ऑब्जर्वर की तरफ, सही है पहली चीज। या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो किसकी तरफ? सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर। दूसरा, या ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, तो टुवर्ड्स में ये तीनों आ जाते हैं। सही है, पहली चीज, ये पहला केस है। दूसरा केस है बच्चों अवे, अवे वाला, सही है। अब अवे वाले में क्या क्या है भाई? अवे वाले में तीन तरह के केस है सेम। सोर्स दूर जा रही हो किससे?
अब ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो, सही है, या ऑब्जर्वर अवे जा रहा हो सोर्स से, हम दूर भाग रहे हैं एम्बुलेंस से, जब भी ऐसा होता है, या दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो बच्चों ये केसेस होते हैं कुछ इसमें। अच्छा बच्चों, जब पहले हम बात करते हैं टुवर्ड्स वाले की, टुवर्ड्स वाले में क्या होता है काम, देखो बच्चों टुवर्ड्स वाले में पहली चीज तो आपने ये समझनी है भाई, कि सिंपल सिंपल जब तुम दूर जा रहे होगे, पहली चीज तो आपको याद हो भाई, जो फ्रीक्वेंसी है, जो करीब आ रहे होगे, जब सिंपल सिंपल टुवर्ड्स जा रहे हो, टुवर्ड्स आप किसी चीज की तरफ, या तो एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है या आप एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हो, तो जो आपको फ्रीक्वेंसी आपको लगेगी, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई, उसे कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। वो बढ़ती हुई लगेगी हमेशा, यानी कि वो ज्यादा होगी रियल फ्रीक्वेंसी से, जो सोर्स की रियल फ्रीक्वेंसी है उससे हमेशा वो क्या होगी, ज्यादा होगी। टुवर्ड्स वाले केस में होगा सिर्फ ये काम, टुवर्ड्स वाले केस में, सही है। अच्छा, टुवर्ड्स वाले का बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ, साथ में वी प्लस वी नॉट वी माइनस वी एस। ये होता है बच्चों फॉर्मूला, किसके लिए होता है ये फॉर्मूला, टुवर्ड्स के लिए, जब करीब जा रहे हो एक दूसरे की चीजें, तो ये वाला मेन फॉर्मूला होता है, सही है। इस फॉर्मूले में बच्चों जो एफ है, एफ प्राइम है, वो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को लगती है। एफ है बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट होती है, मैंने बताया वो नहीं बढ़ती कम होती, सही है। अच्छा, जो वी है बच्चों इसमें, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी, जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है ना साउंड की वेलोसिटी भाई। अच्छा, 340 मीटर पर सेकंड जो होती है, सही है। और इसके अलावा वी नॉट जो है बच्चों, वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और बच्चों वी एस जो है वो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सिंपल, ये सारी चीजें मौजूद हैं इसके अंदर, सही है। इसी तरह अगर बात करें हम लोग बच्चों अवे वाले में, तो सिंपल सा मेथड है बच्चों अवे वाले में, तुम ये याद रखो भाई कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जाहिर सी बात है वो क्या होगी, कम होगी उससे। वजह क्या है भाई, दूर जाते हो जब तुम किसी एम्बुलेंस वगैरह से, या वो तुमसे दूर जा रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यानी जो लग रही है हमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो कम होती जा रही है रियल फ्रीक्वेंसी से, सही है। तो कम होती जा रही है, पता है ये बात हमें, सही है। तो बच्चों ये है केस दूसरे वाले का। अच्छा, इस वाले में फॉर्मूला कैसे याद रखना है बच्चों, सिंपल याद रखना है, देखो तरीका बता देता हूँ याद करने का। इस वाले में बच्चों ये जा रहे हैं दूर, अवे जा रहे हैं, अवे, जब अवे जाएंगे तो इधर आएगा माइनस। अच्छा, एक और ये भी मसला होता है बच्चों को कि भाई सर ये कैसे पता लगाएं कि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। इसके लिए देखो एक और चीज, एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, देखो भाई इस वाले में, पहले वाले में टुवर्ड्स वाले में, सिंपल सिंपल आप लोग क्या समझोगे भाई, टुवर्ड्स वाले में, टुवर्ड्स वाले में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ये बाहर वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो आप चाह रहे हो, इंक्रीज हो, ये क्या हो, इंक्रीज हो। अगर इसको बढ़ाना है तो सिंपल, यहाँ वाला जो वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। भाई इस वाले में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लो हो रही है, लो हो रही है तो सामने वाला भी क्या होगा, लो होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। लो होने के लिए हमने ऊपर क्या लगाया, माइनस। सिंपल, ये दो तरीके हैं, इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हो इन दोनों कंडीशन को अच्छे से, कि टुवर्ड्स जब जा रहा होगा जब क्या होगा फॉर्मूला, अवे जा रहा होगा जब क्या होगा फॉर्मूला, सही है। इससे हमने पता लगाया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, जिस वजह से ये केसेस बन जाएंगे, ठीक है बच्चा। अच्छा, इसके अलावा जो डॉपलर इफेक्ट है बच्चों, वो अप्लाई होता है तमाम तरह की वेव पे, सिर्फ साउंड पे नहीं होता। डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल ऑन ऑल वेव्स, हर तरह की वेव पे अप्लाई होता है, जैसे कि साउंड, और साउंड के अलावा लाइट वेव्स वगैरह, ईटीसी लाइट वेव्स, सही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं पता है, रोशनी के भी दूर जा रहे हो तो बल्ब जला होता है, जब रात में उससे दूर जाते रहोगे तुम्हें लगेगा ना बल्ब आहिस्ता आहिस्ता, यार ये तो बंद होता जा रहा है या हल्का होता जा रहा है, तो वो भी होता है, सही है, इंटेंसिटी कम होती रहती है। तो सिंपल बच्चों, बस ये पता हो आपको चीजें जो मैंने बताई अभी तुम लोग। अच्छा,
इसके अलावा इसी में से बच्चों एक और चीज़ है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के बारे में आपको पता हो। शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होना भाई? फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट का मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलेगी बच्चों फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट? भाई डेल्टा एफ जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करना है रियल से। किससे माइनस करना है? रियल से, सिंपल। ये फॉर्मूला बनता है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट हो रहा है या कितनी चेंजिंग हो रही है उसे हम कहते हैं क्या? शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, शिफ्ट से बच्चों एक और चीज़ याद आता है भाई, कुछ मैं चीज़ बता देता हूँ एक और जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी। मुझे याद है आप लोग स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, फिजिक्स में पढ़ते हो, सही है? कुछ इस तरह से होते हैं जिनमें रेंज लिखी होती है VIBGYOR। कलर्स होते हैं बच्चों, सही है? वाइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब सही है। हाईएस्ट रेंज कितनी होती है बच्चों? हाईएस्ट रेंज होती है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, और लोएस्ट कितनी होती है? 400 नैनोमीटर। ये क्यों बता रहा हूँ देखना। लोवेस्ट को तकरीबन यहाँ कहते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट, और इसे कहते हैं हम लोग रेड शिफ्ट, रेड कहते हैं, सही है? अब बच्चों ये बताया क्यों मैंने, एक रडार सिस्टम के बारे में समझा रहा हूँ आपको किस तरह काम करता है। भाई एक रडार सिस्टम है, जो रडार लगे होते हैं ना भाई नेवी वगैरह के, भाई यहाँ नीचे रडार लगा हुआ है, वो साउंड को इमिट करता है, वेव को। ये वेव को इमिट किया उसने, और यहाँ आ गया उसका टारगेट। यहाँ क्या आ गया? उसका टारगेट आ गया। टारगेट से टकरा के जब वो करीब वापस आएगी वेव, याद रखो जब वो वापस आ रही होगी, अगर इस वेव का वेवलेंथ, जैसे जो भेजी थी ना वेव, जो वेव भेजी थी उसका वेवलेंथ मिसाल के तौर पे 10 है, 10 मीटर है, सही है? लेकिन वापसी जो आई, वापसी, उसका वेवलेंथ कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। पहली बात, कम होने का मतलब कि वो हो गया 8 मिसाल के तौर पे। कम हुआ, इसका मतलब ये जो टारगेट है ये क्या आ रहा है बच्चों? करीब आ रहा है। कहाँ आ रहा है? करीब आ रहा है। ये टारगेट हमारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स हमारी तरफ आ रहा है। इससे ये चीज़ पता लगती है, पहली चीज़। इसी तरह अगर सेम चीज़ है भाई, सेम रडार भाई डिटेक्ट कर रहा है, ये ऊपर आ जाता है इसका टारगेट इस पॉइंट पे, तो टारगेट जब आया तो यहाँ से ये बच्चों ये नीचे की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा। अब जब ये वापस कलेक्ट की इसको, तो भाई अब के बार ऐसा है कि वेवलेंथ जो है वो हो गया इंक्रीज, यहाँ से 10, अब के बार वेवलेंथ हो गया इंक्रीज। इंक्रीज क्या हो गया भाई? देखो कैसे इंक्रीज कैसे हो गया वेवलेंथ? ये हो गया 12 मीटर। जब इंक्रीज होगा यानी ये जो टारगेट है ये कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है। समझ आई बात? तो टारगेट के करीब आने को और दूर जाने को पता लग जाता है हमें। और एक और चीज याद रखो, करीब आने को बच्चों कहते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट। क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं करीब आने को, सही है? वेवलेंथ कम हो रहा होता है जब, ये देखो ना स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में, ये वेवलेंथ जब कम हो रहा होता है, कम की तरफ जा रहा होता है ब्लू शिफ्ट, ज्यादा की तरफ जा रहा होता है रेड शिफ्ट, सिंपल, ठीक है? तो जब करीब आ रहा होगा तो उसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ऑब्जेक्ट कम क्लोजर, और फिर आता है रेड शिफ्ट, जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट मूव्स अवे। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? मूव अवे जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा हो तो उसे कहते हैं रेड शिफ्ट, करीब जा रहा हो, वेवलेंथ कम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं। सही है बच्चों? तो यहाँ तक तकरीबन हमारा साउंड वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कुछ हमारी बच्चों साउंड की प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटिटीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी, क्योंकि साउंड की कुछ डेफिनेशन वगैरह आगे प्रॉपर्टीज है वो हमें डिस्कस करनी है। चलो उसको पढ़ते हैं। देखो पहली चीज बच्चों हमने पढ़नी है वो है साउंड इंटेंसिटी। भाई साउंड की इंटेंसिटी होती क्या है असल में, वो नहीं पता। देखो क्या होता है साउंड की इंटेंसिटी। भाई साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा जी, डिपेंड करती है बच्चों एनर्जी और डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। टाइम इनटू एरिया, यानी एनर्जी डिवाइड बाय टाइम का फॉर्मूला बनता है ना पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये फॉर्मूला बताता क्या? बता रहा हूँ। पावर की यूनिट क्या है? वॉट। एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर, सही है? अच्छा,
ये इसकी बन जाएगी SI यूनिट। और जो बच्चों इंटेंसिटी है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है, डिफाइन करती है वो लाउडनेस को, किसको, लाउडनेस को डिफाइन करती है। अब होता क्या है देखो भाई, ये फॉर्मूला ये बताता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, सही है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, साउंड इंटेंसिटी। इस चीज को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सही है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है, पास हो रही है, पास हो रही है, उसे कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। आई बात समझ में। इस फॉर्मूले के बारे में बच्चों एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया जा रहा है, सही है, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, मतलब थोड़ी सी जगह जो होती है, 1 मीटर स्क्वायर जगह में से कितनी एनर्जी ऑफ साउंड गुजरी है, उसे कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। यानी अगर ज्यादा गुजर रही है तो साउंड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सिंपल, सही है। तो ये है बच्चों साउंड इंटेंसिटी। अच्छा, जो कम से कम साउंड इंटेंसिटी है जो कि हमारे कान सुन सकते हैं, सही है, कम से कम, बहुत पतली, उसे कहते हैं बच्चों फैंटेस्ट, सही है। फैंटेस्ट का मतलब वही सबसे कम ऑडिबल, ओहो सॉरी, फैंटेस्ट ऑडिबल फैंटेस्ट का मतलब सबसे कम, फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड कितना है भाई, 10 एक्सपोनेंट -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों वो साउंड इंटेंसिटी है जो कम से कम हम सुन सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट बच्चों यहाँ पर, लाउडनेस जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के, किसके, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। और इस फॉर्मूले को, इस बात को कहते हैं हम लोग वेबर फैक्चर लॉ। क्या कहते हैं, वेबर फैक्चर लॉ। यानी इंटेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतनी लाउडनेस बढ़ जाएगी, सिंपल सिंपल रिलेशन है इनका, और कुछ भी नहीं है, सही है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज बच्चों हमने जो पढ़नी है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वही, उसे कहते हैं पिच। क्या, पिच क्या होता है भाई, क्रिकेट टीम वाली पिच नहीं है, सही है, उसको नहीं समझना। ये पिच बच्चों कहते हैं साउंड की एक क्वालिटी को कहते हैं पिच। देखो पिच क्या है बच्चों, पिच बच्चों हमें बताती है कि भाई कोई साउंड कितना फ्लैट या श्रिल है, उसे कहते हैं हम लोग पिच कहते हैं। जैसे भाई कोई आवाज श्रिल और फ्लैट है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इस क्वालिटी को बताने वाले को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, पिच। यानी कि देखो, जब हम बोलते हैं ना कोई खुरदरी सी आवाज है तो उसकी जो पिच है वो खराब है, सही है, उस और फ्लैट साउंड की पिच क्या होती है, बिल्कुल ठीक होती है, इस तरह से। नेक्स्ट चीज बच्चों क्या है, नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी, और क्वालिटी को ही कहते हैं टिम्बर, टिम्बर, सही है। टिम्बर कहते हैं बच्चों वेव फॉर्म को, इसे कहते हैं वेव फॉर्म। कैसा है वेव फॉर्म, मतलब जैसे मिसाल दे दो, ये वेव है भाई, ये वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, सही है। अब सीधी वेव जब है ना टिम्बर, यानी कि क्वालिटी अच्छी है बहुत ज्यादा साउंड की। लेकिन अगर ये वेव कुछ इस तरह से देखो, हल्की हल्की ऐसे साउंड की जो वेव है, जैसे सांसें चल रही होती है ना हॉस्पिटल में हमारी, वेव ऊपर नीचे हो रही होती है, उसी तरह से बोल रहे हैं। साउंड जो है यानी खुरदुरा सा हो, थोड़ा अजीब सा साउंड हो, जिसकी वेव फॉर्म अजीब सी हो, तो उसकी क्वालिटी यानी कि टिम्बर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है साउंड की। आ रही समझ में बात। तो बच्चों यहाँ तक हमारा अकाउस्टिक का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सही है बच्चों।